अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पीएचपी के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होते हैं, कैसे उनको क्रिएट किया जाता है और कैसे हम उनको पीएचपी के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर वाई वी ऑलवेज स्टार्ट इंडेक्स विद ज़ीरो, मतलब पीएचपी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स को ज़ीरो से क्यों स्टार्ट किया जाता है। तो इसका आंसर भी मैं इसी वीडियो में करने की कोशिश करूँगा। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि हम मल्टी डायमेंशनल अरेज की तरफ मूव करें, मैं यहाँ पर एक एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि क्यों किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है, वन से क्यों स्टार्ट नहीं होता या किसी और नंबर से स्टार्ट क्यों नहीं होता। तो लेट्स टेक द एग्जांपल। यहाँ पर मैं अगर ड्रा करता हूँ, सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर एक मेमोरी एलोकेट कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक मेमोरी बॉक्स है, प्रिज्यूमली आप प्रिज्यूम कर लें ये मेमोरी एलोकेशन है। तो अब जब हम पीएचपी के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a इज़ इक्वल टू 4, तो ये a जो है मेमोरी में 4 बाइट्स आपके आर्किटेक्चर के मुताबिक एक बॉक्स लोकेट करता है और उस बॉक्स के कुछ बाइट्स होते हैं। अगर आपका आर्किटेक्चर 16 बिट है तो इस ब्लॉक का साइज़ 2 बाइट्स होगा। अगर आपका आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, मैं आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ, 64 बिट है या 32 बिट है, तो ईच ब्लॉक विल हैव 4 बाइट्स। तो ये तो हो गया ठीक। तो अब हमने ए को लोकेट कर दिया, इसको वैल्यू दे दी 4। तो मेमोरी में तो इस ए को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है उस ब्लॉक के साथ, और इस हर एक ब्लॉक का जो भी ब्लॉक मेमोरी में एलोकेट होता है उसका एक स्टार्टिंग एड्रेस होता है। तो सपोज़ करते हैं इसका स्टार्टिंग एड्रेस 10 है, तो इट मीन ये 10 से लेकर 13 तक 4 बाइट्स एलोकेट कर लेगा इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब जब भी हम वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे, अगर हम ए को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली मेमोरी में से पॉइंट करेगा उसके बेस एड्रेस को। उस बेस एड्रेस को बेस बनाकर जितने भी आर्किटेक्चर का साइज़ है उतने मेमोरी एलोकेट करके उसमें जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। सो ए इज इक्वल टू 4 डिस्प्ले हो जाएगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। और कहीं पर भी ये रेंडमली मेमोरी एलोकेट हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि 10 पर हो। ये मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अब बात करते हैं हम एरेज की। एरेज का फंडा थोड़ा सा, एरेज का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सपोज़ हमारे पास ये मेमोरी ब्लॉक है, तो यहाँ पर मैंने एक एरे बनाया $A के साथ इज़ इक्वल टू, इसमें कुछ मैं रैंडम वैल्यूज़ दे देता हूँ, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 4 है। मैं जानबूझ के इसको रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ ताकि आप कहीं ये ना समझें कि शायद वैल्यूज़ की वजह से वो फाइंड करता है। तो ये हमारे पास एक एरेज है। अब इसकी लेंथ कितनी है 5, तो इट मीन्स कहीं पर भी रेंडमली मेमोरी के अंदर 5 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। ईच ब्लॉक विल हैव 4 बाइट्स। ये आप इसको साइज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो ये हमारे पास 5 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, और हर एक के अंदर उसकी रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यूज़ को। ये 7 है, ये 4 है, ये 2 है। अब सपोज़ कीजिए हम इसको उसको नाम उसने दे दिया एरे, और इसका एक बेस एड्रेस उसने, सपोज़ हम यहाँ पर बेस एड्रेस जो है वो 100 ले लेते हैं। तो ईच ब्लॉक विल हैव 4 बाइट्स। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमें फाइंड, पहले तो बेस एड्रेस हमें मालूम होना चाहिए। बेस एड्रेस की वैल्यू 0 अगर हम 1 करते हैं, सपोज़ अगर हम ये जो पहला वैल्यू है, पहली वैल्यू इसको फाइंड करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली हम कह रहे हैं इसकी इंडेक्स 1 है, इसकी इंडेक्स 2 है, इसकी इंडेक्स 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, अगर हम 0 से स्टार्ट नहीं करते। तो अगर हम यहाँ पर $ARR1 लिखते हैं तो इस रूल के मुताबिक इसको रिटर्न करना चाहिए 3।
लेकिन जब हम जानते हैं कि वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए एरेज के अंदर एक फार्मूला है कि सबसे पहले उसको चाहिए बेस एड्रेस, उसके बाद उसको चाहिए कि ईच बॉक्स हाउ मच बाइट डज इट टेक्स, तो यहाँ पर हमारे पास है 4। फिर उसके बाद इसकी हमें उसने ये बताया कि जो हमने फाइंड करना है इंडेक्स, जो ये हमने यहाँ पर लिखा है उसकी वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 4 इंटू 1। सो बेस एड्रेस प्लस बाइट्स जितने वो ले रहा है मल्टीप्लाई बाय जिस इंडेक्स को हमने फाइंड करना है जो क्या है 1। तो इस रूल के हिसाब से देखा जाए तो हमारा स्टार्टिंग जो बेस एड्रेस है वो 100 है, तो 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 104, और 104 जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो इस ब्लॉक का है 104, क्योंकि ये 100 से लेकर 103 तक इसको एलोकेट करेगा, तो 104 से लेकर 107 तक इसको ये एलोकेट हो जाएगा। इसी तरीके से ये आगे मूव होता जाएगा n एलिमेंट्स तक, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमें रॉन्ग वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू हमें जो रिटर्न कर रहा है वो 5 रिटर्न कर रहा है, जो कि रॉन्ग है। हम यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें हमेशा जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम इसकी जगह 0 रखें तो डेफिनेटली ये जो 1 है, ये 1 जो है ये 0 हो जाएगा। इसको हम यहाँ से ख़त्म करके 0 कर देते हैं। अब 4 0 0, तो डेफिनेटली जो ये वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, तो 100 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 100, तो हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू 3 है वो रिटर्न हो जाएगी यहाँ पर। अब 5 नहीं बल्कि हमें 3 रिटर्न होगा। इसी तरीके से हम किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को बेसिकली इंडेक्स को इसलिए ऑफसेट भी कहा जाता है कि उसका ये ऑफसेट फाइंड करता है। तो यहाँ पर अब हमने 0 की, अगर हम ये इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5, अगर हम ARR 5 की वैल्यू लेना चाहें तो क्या होगा, तो वो इसको अनडिफाइंड ऑफसेट देगा। क्यों? 1 के रूल के हिसाब से अगर हम चलें तो बेस एड्रेस हमारे पास 100 है, बाइट्स हमारे पास 4 बाइट्स ईच ब्लॉक है, और मल्टीप्लाई बाय हम फाइंड कर रहे हैं 5 को, तो 5 4 20, तो ये 120 हमें रिटर्न कर रहा है। तो 120, जबकि इसकी जो वैल्यू है वो अगर हम देखें 4, तो ये 108 से स्टार्ट हो रहा है, और ये 1012 से स्टार्ट हो रहा है, और ये 116 से, और इससे जो नेक्स्ट है वो 120 है जो कि अनडिफाइंड है। सो इसका मतलब है ये ऑफसेट अनडिफाइंड है, यहाँ पर हमने कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं की, तो इस वजह से यहाँ पर हमें एरर नज़र आएगा। तो ये एरर आपको लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी नज़र आया था, जो हमने सिंगल डायमेंशनल एरेज के बारे में देखा था। जब हमने लूप में स्टैटिक एरे का काउंट किया था, तो जब हमने उसकी वैल्यूज़ रिड्यूस की तो हमें अनडिफाइंड ऑफसेट का एरर आया था, तो वो एरर इसी वजह से आया था। तो दोस्तों ये है हमारे पास रूल कि क्यों हम जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंडेक्स है वो 0 से क्यों स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक या कहीं पर भी हमसे जो हमने लिंक्स दिए हुए हैं वहाँ पर हमें ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक मल्टी डायमेंशनल एरेज की तरफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज की। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज का मतलब होता है एरेज के अंदर एरेज को डिक्लेयर करना। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मेरा वो जो ट्यूटोरियल देख रहे हैं जिसमें हमने सिंगल डायमेंशनल एरेज को एक्सप्लेन किया है, तो उसका लिंक अभी थोड़ी देर में आपको इसी वीडियोस की टॉप राइट साइड पर मिल जाएगा, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद इस मल्टी डायमेंशनल एरेज पर आप आइए ताकि आपको इसकी बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरेज को हमेशा हम जब डिक्लेयर करते हैं, सपोज़ हमारे पास एक ARR1 है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर इसको एरेज के अंदर एरेज डिफ़ाइन करते हैं। मतलब ये एक एरे है, फिर इसके अंदर एक और एरे है, इसके अंदर मल्टीपल एरेज हो सकती हैं इस तरीके से सेपरेटेड बाय कॉमास, इस तरीके से। फिर फर्दर किसी एक के अंदर भी फर्दर आप एरेज डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से सेपरेटेड बाय
कॉमा, आप इसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं एरेज इस तरीके से। तो यहाँ पर एरेज के अंदर एरेज और एरेज के अंदर एरेज है। तो ये हमारे पास एक ज़ीरो इंडेक्स्ड एरे है जिसके अंदर फर्दर आगे एरेज है। तो सपोज मैं यहाँ पर ए दे देता हूँ, यहाँ पर बी दे देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर x कॉमा y, यहाँ पर z कॉमा s, यहाँ पर 5,6, यहाँ पर 10,20। तो ये मैं रैंडम वैल्यू ऐसे दे रहा हूँ, j k l m। तो ये हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल एरेज क्रिएट हो रहा है। मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करता ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये मैं इन तीनों को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो ये अब हमारे पास एरे है, इस एरे, ये एरे है, इस एरे के अंदर हमारे पास ये एक एरे है, फिर इसके अंदर फर्दर यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, फिर इसके अंदर ये हमारे पास एक फर्दर एरे है। तो इसकी ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये इसकी वैल्यूज़ हैं, ये एरे है, फिर ये इसकी वैल्यूज़ हैं, फिर ये एरे है, फिर इसके अंदर ये एरे है। तो ये बेसिकली हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे है। अब इसमें किसी भी वैल्यू को, सपोज हम यहाँ पर 10 को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। इको प्रिंट ARR1 सेव किया और मैं यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मैं इसको ब्राउज़र को दोबारा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ php test.test arrays.php। तो यहाँ पर ये हमारे पास एरेज की वैल्यूज़ आ रही हैं। ये देखें, 0 इंडेक्स पर 2 एरे हैं, 0 1 इंडेक्स पर भी 2 एरे हैं, 2 इंडेक्स पर हमारे पास फर्दर फिर 1 2 3 4 एरेज हैं, फिर इस 3 पर एक एरे है, फिर 4 पर भी हमारे पास एक और एरे है और उस एक एरे के अंदर 2 एरेज हैं। तो ये कुछ इस तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। अब अगर मैं 10 को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 10 की वैल्यू यहाँ पर है, तो ये बेसिकली हमारे पास 3 पर है और ये 3 जो है हमारा इस 2 में है और ये जो 2 है ये बेसिकली बेस एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ, 2 के अंदर मैं इसके बाद 3 लिखूँ, 3 के बाद मैं 1 लिखूँ या 0 लिखूँ, तो 10 हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब है मैं अगर यहाँ पर अपने टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पर लिखता हूँ echo $ARR1 into 2, तो ये हमारे पास है सबसे पहले तो 0 है, ये हमारे पास 0 है, ये देखिए ये हमारे पास 0 इंडेक्स है, ये हमारे पास 1 इंडेक्स है, ये हमारे पास 2 इंडेक्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 2, फिर हम 2 के अंदर जो है इस वैल्यू को 10 को एक्सेस करना है तो 3 को एक्सेस करेंगे, तो 3 लिखेंगे, फिर उसके अंदर हम लिखेंगे 0। तो इसको हम इस तरीके से सेव करेंगे और जब इसको रीलोड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10। तो इस तरीके से हम इस वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब मैं ये प्री ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपली प्रिंट ARR1 लिख देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। ये 10 वैल्यू हमने डिस्प्ले करवा लिया। तो ये है एरेज को एक्सेस करने का तरीका। अब ये जो एरे है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरे है, ठीक है। तो इसको, ये इसका 0 इंडेक्स है, ये इसके 1 इंडेक्स है, ये इसका 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं J को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर 0, ये 1, ये 2 और ये 3 हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर आएगा हमारे पास 3। अब ये जो 3 है इसके अंदर सब एरे नहीं है बल्कि इसके अंदर वैल्यू है। तो J को एक्सेस करने के लिए 3,0 हम लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में J आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अगर M को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स।
तो 4 यहाँ पर आ जाएगा और 4 के अंदर फर्दर एक एरे है तो इसका मतलब है यहाँ पर 0 हो जाएगा। और ये जो है 2 वैल्यूज़ हैं इसके अंदर 0 एंड 1, तो इसकी 1 वैल्यू हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास m जो है वो आप देख सकते हैं रिटर्न, m जो है वो रिटर्न हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो है मल्टी डायमेंशनल एरेज में इंडेक्स एरेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जो एसोसिएटिव एरे हैं उनको कैसे हम मल्टी डायमेंशनल एरेज में लिखते हैं और यूज़ करते हैं। तो एसोसिएटिव एरेज को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस इंडेक्स जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स एरेज को यहाँ से ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर हम अब बात करेंगे एसोसिएटिव एरेज की। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे है ये, और इसके अंदर हम मल्टीपल यूज़र्स को सेव करना चाह रहे हैं, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ यूज़र्स। फिर उसके अंदर हम मल्टीपल यूज़र्स को सेव कर सकते हैं। अब ये हमारे पास यूज़र्स की इंडेक्स है, तो इसके अंदर हम मल्टीपल इंडेक्स की सूरत में मल्टीपल यूज़र्स, ध्यान में रखिएगा अगर हम मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एक एसोसिएटिव एरे के अंदर सेव करना चाह रहे हैं, मतलब मल्टीपल यूज़र्स को सेव करना चाह रहे हैं, तो हमेशा हम उसको इंडेक्स एरे देंगे। अदरवाइज़ हमें फिर यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 के नाम से उनकी वैल्यूज़ देनी होंगी। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर यूज़र्स लिखता हूँ, फिर मैं लिखूँगा यूज़र 1 इज़ इक्वल टू, फिर उसका जो भी नेम है, सपोज़ इमरान, एज 40, फिर इसके बाद यहाँ पर कॉमा, फिर यूज़र 2, इस तरीके से मैं इसको लिखूँगा। फिर सो ऑन सो फोर्थ, जितने भी यूज़र्स हैं उनको हम एक्सेस करते जाएंगे, इसी तरीके से लिखते जाएंगे। यूज़र 3, यूज़र 4। अब अगर मैं इसको प्रिंट आउट कराता हूँ एक प्रिंट आर की मदद से और ARR1 लिखता हूँ और यहाँ पर एको प्री कर लेते हैं ताकि ये प्री फॉर्मेटेड में आए। सेव किया इसको, और यहाँ पर मैं अगर आप इस पेज को रीलोड करता हूँ, ओह सॉरी, यहाँ पर मैंने कहीं पे इक्वल साइन लगा दिया। तो यहाँ पर अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूज़र्स की एक एरे है, उस यूज़र्स के अंदर हमारे पास 2 यूज़र्स हैं, यूज़र 1 और यूज़र 2। अब ये दोनों यूज़र बेसिकली रिपीट हो रहे हैं, मतलब वैल्यूज़ जो है इसकी, तो हम इसको इंडेक्स की सूरत में भी लिख सकते हैं। खैर एनीवेज, अगर अब मैं इस नेम को एक्सेस करना चाह रहा हूँ यूजिंग एसोसिएटिव एरे, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यूज़र्स, ARR इंटू यूज़र्स। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ब्रेक लगा लेता हूँ। सो मैं लिखूँगा इको ARR1 इंटू यूज़र्स, फिर उसके बाद किस यूज़र का नेम एक्सेस करना चाह रहा हूँ, यूज़र 1 का या यूज़र 2 का, तो यूज़र 1 का। फिर उसके बाद मैं लिखूँगा नेम। तो इस तरीके से अब मुझे ये इमरान रिटर्न करेगा आउटपुट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमरान हमें रिटर्न हुआ। अब अगर मैंने इरफान को रिटर्न करना है तो डेफिनेटली इस जगह पर सिंपली मुझे यूज़र 2 करना पड़ेगा, और इस तरीके से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब अगर इन वैल्यूज़ को मैं लूप के थ्रू एक्सेस करना चाहूँ तो मैं लूप के थ्रू इसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि लूप में हमेशा जो है वो इंडेक्स एरे ही फिजिबल होता है यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सेस करना भी चाहूँ तो इन वैल्यूज़ को मुझे सबसे पहले तो लेंथ पता होगी तो मैं इसको कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस यूज़र 1 को यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ, इस यूज़र 2 को भी यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ। अब मेरे पास ये जो यूज़र 1 और यूज़र 2 है, ये बेसिकली इंडेक्स्ड एरे हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पर 0 करूँगा तो ये मुझे इमरान रिटर्न कर रहा है। अब ये देखें, ये इंडेक्स जो यूज़र्स की इंडेक्स बनती जा रही है। तो अब यहाँ पर मैं अगर 1 लिखता हूँ तो ये मुझे इरफान रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर मैं आसानी से इसको कॉपी कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ वैल्यूज़ को, और यहाँ पर मैं इस तरीके से वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। अब मैं इन वैल्यूज़ को लूप के थ्रू आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पर फॉर लूप यूज़ करूँगा। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन काउंट इंटू ARR1। अब ARR1 में यूज़र्स को हमने काउंट करना है,
तो यूज़र्स फिर i++। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, उसके नेम को उसके, तो कैसे करूँगा, एको ARR1 इंटू यूज़र्स, और यहाँ पर अब मैं $i लिखूँगा और फिर उसके बाद नेम, फिर .br कर दूँगा ताकि हर नेम के बाद वो लाइन ब्रेक कर दे। अब प्रिंट आर को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, प्री को भी ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो अब आप देखेंगे इमरान, इरफान, उस्मान, जिब्रान तमाम नेम उसने हमें रिटर्न कर दिए। अगर हम साथ उनकी एज भी डिस्प्ले कराना चाहें तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको कॉन्कैटिनेट कर दूँगा इसी तरीके से, और यहाँ पर मैं इस तरीके से उसको लिख दूँगा। तो सॉरी, यहाँ पर मुझे अब एज लिखना होगा। तो उसने, आपने देखा कि इमरान के आगे 40, इरफान के आगे 39, उस्मान के आगे 37, जिब्रान के आगे 35, ये हमें इसने रिटर्न कर दिया। तो ये इस सूरत में कि जब हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। अगर हम इसके साथ फॉर ईच लूप को यूज़ करते हैं, मैं फॉर लूप को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, BR को भी कमेंट कर देते हैं। सो फॉर ईच, अब यहाँ पर ARR1 एज की वैल। अब अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो की में हमारे पास अब यूज़र्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ARR1 इंटू अगर यूज़र्स कर देता हूँ तो की में हमारे पास आएगा 0 इंडेक्स और वैल्यू में हमारे पास आ जाएगा इसका ये वाला एरे, मतलब नेम। तो अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ एको वैल, तो देखिए यहाँ पर इसमें हमें यहाँ पर नेम मिलेगा, वैल इंटू नेम लिख देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमें नेम जो है वो रिटर्न हो रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डॉट कर सकते हैं, इसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, डॉट वैल इंटू एज कर सकते हैं, डॉट BR कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखें अब वही आउटपुट जो हमें पहले इस तरीके से मिल रही थी, ये थोड़ा लेंथी कोड था, और जो देख सकते हैं कि दोनों आउटपुट्स हमारे पास, ज़रा 4 लगा देते हैं, थोड़ी लाइन लगा देते हैं, तो दोनों आउटपुट्स जो हैं हमारी सेम है। ये ज़्यादा रीडेबल फॉर्म में है और ये ज़रा कम रीडेबल में और थोड़ा लेंथी कोड है। तो इस तरीके से मैंने कहा भी था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी कि आप जब भी एसोसिएटिव एरेज के साथ काम करें तो वहाँ पर आप फॉर ईच लूप यूज़ कर लें। फॉर ईच को इवन हम यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स एरे के साथ भी, लेकिन खैर ये है हमारे पास एक तरीका। अब अगर यहाँ पर ये यूज़र्स यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर हमें एक और रिटर्न हो रही है चीज़ टीचर्स, ठीक है। और अब टीचर्स की फर्दर एक एरे है और उसमें भी ये सारी वैल्यूज़ हैं। टीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन नाम मैंने यहाँ पर सेम ले लिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमें यही आउटपुट देगा। तो अब मैं यहाँ पर टीचर्स अगर लिख देता हूँ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि अनडिफाइंड, सॉरी टीचर्स, TEAC, टीचर्स नहीं है, टीचर है, टीचर। तो ये सेम आउटपुट हमें आ रही है। तो इन टीचर्स को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अली, कमरान, नोमान, अमजद, ये मैंने नाम चेंज कर दिए। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नीचे हमारे पास टीचर्स आ रहे हैं। तो आपने देखा सिंपली मुझे क्या करना पड़ा, सिंपली हमें सिर्फ इस इंडेक्स एरे को चेंज करना पड़ा। तो हम इस तरह 2 लूप लगाकर भी इसको रन कर सकते हैं। सो इसके अलावा हम इसको काउंट भी कर सकते हैं कि इसमें कितनी आगे एरे है, फिर उस एरे के हिसाब से दोबारा से लूप लगा सकते हैं। खैर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये सिंपल मैंने तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम एरेज़ के अंदर डाटा सेव कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज़ के अंदर, और उनको फिर प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरेज़ का ट्यूटोरियल। होपफुली आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसी वीडियोज़ के कमेंट के सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप हमारे सोशल नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं जिनके लिंक्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्लैक कम्युनिटी, तमाम लिंक्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे।
तो इस बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।